हेलो फ्रेंड्स, हमने लास्ट वीडियो में देखा था टू के तक डायरेक्टर तक की डेफिनेशन हमने पढ़ ली थी। अब इसके आगे की डेफिनेशन हम देखते हैं पीएमएलए एक्ट में, मतलब प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के अंतर्गत सेक्शन 2 का क्लॉज एल बोलता है फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के बारे में। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन क्या होगा? मीन्स अ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जो कि क्लॉज सी ऑफ सेक्शन 45I ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1934 में डिफाइंड है एंड इंक्लूड्स अ चिट फंड कंपनी। इसके अंतर्गत कौन कौन सी चीज़ें आती हैं? तो चिट फंड कंपनी आती है, हाउसिंग फाइनेंस इंस्टीट्यूशन आता है, एन ऑथराइज्ड पर्सन ऑफ अ पेमेंट सिस्टम ऑपरेटर, अ नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी एंड अ डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट इन द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो ये सारी चीज़ें फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के अंतर्गत आती हैं। तो क्वेश्चन कभी भी आता है ना, तो ऐसे में डेफिनेशन का सिर्फ ये पार्ट पूछा जाता है कि क्या इसमें इंक्लूड नहीं करता है। तो उसमें आपको ऑप्शन में चिट फंड कंपनी भी दे देगा, हाउसिंग फाइनेंस इंस्टीट्यूशन दे देगा, ऑथराइज्ड पर्सन दे देगा, पेमेंट ऑफ सिस्टम ऑपरेटर दे देगा। इनमें से कोई एक ऑप्शन ऐसा डाल देगा जो कि इसमें इंक्लूड नहीं करता। तो आपको जो इंक्लूड करता है उसको पूरा अच्छे से याद रखना है। तो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी भी आती हैं, आपको ये ध्यान रखना है। उसके बाद आते हैं क्लॉज एम में, हाउसिंग फाइनेंस इंस्टीट्यूशन क्या होता है, जो कि सेक्शन 2 ऑफ नेशनल हाउसिंग एक्ट में क्लॉज डी में डिफाइंड है। सेक्शन 2 क्लॉज डी में ऑफ नेशनल हाउसिंग बैंक एक्ट 1987 के अंतर्गत डिफाइन किया गया, वो हाउसिंग फाइनेंस इंस्टीट्यूशन आता है। अब आते हैं इंटरमीडियरी क्या होता है। इंटरमीडियरी इंटरमीडियरी जो है वो होता है एक स्टॉक ब्रोकर, जो कि शेयर को ट्रांसफ़र एजेंट भी हो सकता है, या फिर बैंकर टू एन इशू, ट्रस्टी टू अ ट्रस्ट डीड, रजिस्ट्रार टू एन इशू, मर्चेंट बैंकर, अंडर राइटर, पोर्टफोलियो मैनेजर। ये सारे के सारे जितने भी नाम इसके अंतर्गत दिए हैं, ये इंटरमीडियरी के जैसे वर्क कर सकते हैं। और ऐसा कोई अदर इंटरमीडियरी जो कि एसोसिएटेड है विद सिक्योरिटीज मार्केट एंड रजिस्टर्ड अंडर सेक्शन 12 ऑफ सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया एक्ट 1992। ये एक्ट अभी हम आने वाले टाइम पे पढ़ेंगे। तो सेक्शन 2 क्लॉज एन होता है यहाँ पे कंप्लीट। 2 क्लॉज एन में ज़्यादा डिटेल पूछा नहीं जाएगा। 2 क्लॉज एन ए इम्पॉर्टेंट है इन्वेस्टिगेशन के बारे में। इन्वेस्टिगेशन में सिंपल डिफिनेशन ये दिया हुआ है कि इट इंक्लूड्स ऑल द प्रोसीडिंग अंडर दिस एक्ट कंडक्टेड बाय डायरेक्टर। किसके द्वारा कंडक्ट की जा रही है? डायरेक्टर के द्वारा। और बाय एन अथॉरिटी ऑथराइज्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट अंडर दिस एक्ट फॉर द कलेक्शन ऑफ एविडेंस। जैसे कि मैंने आपको पहले ही से बता दिया था कि आप एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी और अथॉरिटी में डिफरेंस पहले से मान के चलिएगा, क्योंकि ये दोनों चीज़ एक ही नहीं है। तो यहाँ पे जो अथॉरिटी वर्ड यूज़ किया गया है वो एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी नहीं है, ये दूसरी अथॉरिटी है जो कि सेक्शन 48 के अंतर्गत डिफाइन की गई है। अब आते हैं हम क्लॉज 2 सेक्शन 2 क्लॉज एम में, ओ में बताया मेंबर के बारे में। मेंबर जो होगा अपीलेट ट्रिब्यूनल का मेंबर, उसमें इंक्लूड चेयरपर्सन भी इंक्लूड होता है। तो ये क्वेश्चन कभी बन सकता है कि क्या मेंबर के अंतर्गत में चेयरपर्सन इंक्लूड होता है या नहीं होता है, तो आपको लगाना होगा कि होता है। अब 2 क्लॉज पी, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप इसको अच्छे से याद रखिए। इसमें आपको पूछा जा सकता है कि मनी लॉन्ड्रिंग की डेफिनेशन कहाँ दी हुई है। तो मनी लॉन्ड्रिंग की जो डेफिनेशन है वो दी हुई है 2 क्लॉज पी में। मनी लॉन्ड्रिंग मीन्स जो कि असाइन किया गया सेक्शन 3 के अंतर्गत। अभी सेक्शन 3 को हम अगले वीडियो में देखेंगे, क्योंकि एक सेक्शन 3 एक अकेले में इतना बड़ा सेक्शन है जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन है। तो आपको ये याद रखना है कि 2 क्लॉज पी में मनी लॉन्ड्रिंग की डेफिनेशन दी हुई है। फिर 2 क्लॉज क्यू में नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, जो कि क्लॉज एफ ऑफ 45I ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1934 में डिफाइंड है। अब आते हैं हम 2R में, नोटिफिकेशन। उसके बाद 2RA, ऑफेंस ऑफ क्रॉस बॉर्डर इम्प्लीकेशंस। क्रॉस बॉर्डर इम्प्लीकेशंस के ऑफेंसेस क्या होंगे? तो ऐसा एनी कंडक्ट बाय अ पर्सन, एक ऐसे पर्सन के द्वारा जो कि प्लेस आउटसाइड इंडिया में है। एनी कंडक्ट बाय अ पर्सन एट अ प्लेस, ऐसी प्लेस पे कर रहा है जो कि इंडिया के बाहर है, विच कॉन्स्टिट्यूट एन ऑफेंस एट अ डेट प्लेस एंड विच वुड हैव कॉन्स्टिट्यूटेड एन ऑफेंस स्पेसिफाइड इन पार्ट ए बी सी ऑफ द शेड्यूल। मतलब आउटसाइड इंडिया अगर कोई ऑफेंस हो रहा है, वो भी पार्ट ए बी सी ऑफ इस एक्ट के शेड्यूल के हिसाब से वो अगर ऑफेंस है, तब वो ऑफेंस ऑफ क्रॉस बॉर्डर इम्प्लीकेशन माना जाएगा। एंड had it been committed in India, and if such person transfer in any manner the proceeds of such conduct or thereof
टू इंडिया। उसके बाद अगर कोई एनी ऑफेंस स्पेसिफाइड जो कि पार्ट ए बी सी में डिफाइंड है शेड्यूल के, विच हैज़ बीन कमिटेड इन इंडिया एंड द प्रोसीड्स ऑफ क्राइम ट्रांसफर टू अ प्लेस आउटसाइड इंडिया, मतलब उसने क्राइम तो इंडिया में किया है बट जो प्रोसीड्स है वो बाहर ट्रांसफ़र कर दिया गया है, तो भी वो इसी ऑफेंस ऑफ क्रॉस बॉर्डर इम्प्लीकेशंस के अंतर्गत में आएगा। अब इसके बाद आते हैं हम 2 के क्लॉज आर बी में। आर बी में बताया गया है पेमेंट सिस्टम के बारे में। पेमेंट सिस्टम क्या होता है? अ सिस्टम दैट इनेबल्स पेमेंट टू बी इफेक्टेड बिटवीन अ पेयर एंड अ बेनिफिशियरी इन्वॉल्विंग क्लियरिंग, पेमेंट और सेटलमेंट सर्विसेज और ऑल ऑफ देम। एक ऐसा पेमेंट जो कि इफेक्ट किया गया किसके बीच में? पेयर और बेनिफिशियरी के बीच में। उसमें क्या क्या इन्वॉल्व होता है? तो क्लियरिंग भी इंक्लूड होती है, पेमेंट भी इंक्लूड होता है, सेटलमेंट सर्विस भी इंक्लूड होता है। अब आते हैं 2 के आर सी में। 2 आर सी में बताइए पेमेंट सिस्टम ऑपरेटर। पेमेंट सिस्टम ऑपरेटर कौन होगा? एक ऐसा पर्सन जो कि ऑपरेट कर रहा है पेमेंट सिस्टम को, एंड सच पर्सन इंक्लूड्स हिज ओवरसीज प्रिंसिपल। ओवरसीज प्रिंसिपल भी उसमें इंक्लूड किया जाएगा। अब ओवरसीज प्रिंसिपल की डेफिनेशन यहाँ पे दी हुई है जो कि इम्पॉर्टेंट नहीं के बराबर है, क्योंकि ये एग्जाम में आपको पूछेगा ही नहीं। अब इसके बाद हम देखते हैं 2 के क्लॉज आर में। 2 के क्लॉज एस में। 2 क्लॉज एस में बताया पर्सन। पर्सन के अंतर्गत कौन इंक्लूड होता है? तो इंडिविजुअल, HUF हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, कंपनी, फर्म और ऐसा एसोसिएशन ऑफ पर्सन्स और बॉडी ऑफ इंडिविजुअल वेदर इनकॉर्पोरेटेड और नॉट। उसके बाद एवरी आर्टिफिशियल ज्यूरिडिकल पर्सन नॉट फॉलिंग विद इन एनी ऑफ द प्रोसीडिंग सब क्लॉजेस, और साथ ही साथ एंड एनी एजेंसी, ऑफिस और ब्रांच ओन्ड और कंट्रोल्ड बाय एनी ऑफ द अबव पर्सन मेंशन्ड इन प्रीसीडिंग सब क्लॉजेस। तो यहाँ पे बता दिया गया है कि पर्सन के अंतर्गत में ये सारे लोग इंक्लूड होते हैं, चाहे वो इंडिविजुअल हो, कंपनी हो, फर्म हो, एसोसिएशन ऑफ इंडिविजुअल्स हो, ये सारे के सारे लोग पर्सन के अंतर्गत में काउंट किए जाएंगे। अब आते हैं हम 2 क्लॉज एस ए में। 2 क्लॉज एस ए में बताया है पर्सन कैरिंग ऑन डेजिग्नेटेड बिजनेस और प्रोफेशन। पर्सन कैरिंग ऑन डेजिग्नेटेड बिजनेस और प्रोफेशन का मतलब ये होता है कि अ पर्सन जो कि कैरी ऑन कर रहा है एक्टिविटी फॉर प्लेइंग गेम्स ऑफ चांस फॉर कैश और काइंड एंड इंक्लूड सच एक्टिविटीज एसोसिएटेड विद कैसीनो। मतलब एक ऐसा पर्सन जो कि ऐसा गेम खेल रहा है जो कि गेम ऑफ चांस है, मतलब पूरा का पूरा चांस के ऊपर है, लक के ऊपर डिपेंडेंट है, और किस चीज़ के लिए? कैश या फिर काइंड के लिए। चाहे वो कैश के लिए कर सकता है या फिर गाड़ी, बंगला या कोई अदर प्रॉपर्टी और काइंड में वो डील कर रहा है, और उसके अंतर्गत में ऐसी एक्टिविटीज़ भी आती हैं जो कि कैसीनो से रिलेटेड है। उसी का क्लॉज 2 में बताया इंस्पेक्टर जनरल ऑफ रजिस्ट्रेशन अपॉइंटेड अंडर सेक्शन 3 ऑफ रजिस्ट्रेशन एक्ट 1908 एज मे बी नोटिफाइड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। अब SA के अंतर्गत में कुछ प्लेस ऑफ बिजनेस और प्रोफेशन के बारे में जैसा कि बताया है, तो यहाँ पे हमने अभी पहले देख लिया कि जो पर्सन कैरी कर रहा है एक्टिविटीज़ को, उसके बाद इंस्पेक्टर जनरल ऑफ रजिस्ट्रेशन के बारे में देखा जो कि रजिस्ट्रेशन एक्ट में डिफाइंड है। रियल एस्टेट एजेंट कौन होता है? जिसको सेंट्रल गवर्नमेंट नोटिफाई करे। डीलर इन प्रीशियस मेटल्स, प्रीशियस मेटल, प्रीशियस स्टोन्स और अदर हाई वैल्यूएबल गुड्स पे जो डील कर रहा है वो भी सेंट्रल गवर्नमेंट नोटिफाई करेगी। पर्सन एंगेज इन सेफ कीपिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ कैश एंड लिक्विड सिक्योरिटीज ऑन बिहाफ ऑफ अदर पर्सन, ये भी सेंट्रल गवर्नमेंट नोटिफाई करेगी। पर्सन कैरिंग ऑन अदर एक्टिविटीज जैसे कि सेंट्रल गवर्नमेंट नोटिफाई करे। तो यहाँ पे पर्सन कैरिंग ऑन डेजिग्नेटेड बिजनेस और प्रोफेशन का मतलब सब चीज़ में आपको, जैसा कि मैंने पहले भी बताया कि इसमें मैक्सिमम काम जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास ही है, मतलब मैक्सिमम का पूरा काम ही सेंट्रल गवर्नमेंट ही देखती है। जहाँ पे भी नोटिफाई करना है या अपॉइंटमेंट है या फिर रूल्स बनाना है या फिर ऐसा कोई भी चीज़ों को, तो सब सेंट्रल गवर्नमेंट ही डील करती है इनमें। अब आते हैं 2 के क्लॉज SB में। SB में बताया प्रीशियस मेटल का डेफिनेशन। प्रीशियस मेटल में क्या क्या आएगा? गोल्ड, सिल्वर, प्लेटिनियम, पैलेडियम, रोडियम और अदर मेटल जैसे कि सेंट्रल गवर्नमेंट नोटिफाई करे। प्रीशियस स्टोन 2SC में बताया जिसमें डायमंड, एमराल्ड, रूबी, सफायर और अदर स्टोन जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट नोटिफाई करे। तो ये जो प्रीशियस मेटल है 2SB में दिया हुआ है और प्रीशियस स्टोन जो है 2SC में दिया हुआ है। तो आपको इसको अच्छे से याद रखना है क्योंकि आदमी यहाँ SB और SC में ही कंफ्यूज होता है। प्रीशियस मेटल 2SB और प्रीशियस स्टोन 2SC। उसके बाद आते हैं प्रिस्क्राइब्ड। प्रिस्क्राइब्ड जो कि प्रिस्क्राइब्ड बाय रूल्स होगा। 2U सेक्शन 2 क्लॉज U प्रोसीड्स ऑफ क्राइम से डील करता है। प्रोसीड्स ऑफ क्राइम में बताया कि ऐसी प्रॉपर्टी जो कि डिराइव्ड या फिर ऑब्टेन की गई है डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली
किसी क्रिमिनल रिजल्ट ऑफ क्रिमिनल एक्टिविटी से रिलेटिंग टू शेड्यूल ऑफेंसेस, और वैल्यू ऑफ सच प्रॉपर्टी, जो उस प्रॉपर्टी की वैल्यू है, और वेयर सच प्रॉपर्टी इज टेकन आउटसाइड द कंट्री देन प्रॉपर्टी इक्विवेलेंट इज इन द वैल्यू हेल्ड विद इन द कंट्री और अब्रॉड। मतलब एक शेड्यूल ऑफेंस हुआ है और उसकी जो प्रॉपर्टी की वैल्यू है, या फिर वो बाहर ले जाया जाता तो उसकी जो वैल्यू होती, उसको यहाँ पे जो डील किया जा रहा है। प्रोसीड्स ऑफ क्राइम क्या होता है कि अगर कोई प्रॉपर्टी आपने ऑब्टेन की है किसी भी रिजल्ट ऑफ क्राइम से, अब उसकी वैल्यू सेंट्रल गवर्नमेंट बताएगी। वो शेड्यूल ऑफेंसेस के अंतर्गत है कि इतने तक की प्रॉपर्टी अगर आप होल्ड कर रहे हैं तो ये ऑफेंस है। तो यहाँ पे जो चीज़ों को बताया जा रहा है वो यही है कि जो प्रॉपर्टी आपने क्राइम से ऑब्टेन करी है वो कहला रहा है प्रोसीड्स ऑफ क्राइम। अब उसके बाद आते हैं हम प्रॉपर्टी के बारे में। प्रॉपर्टी का डेफिनेशन बताया 2 क्लॉज वी में, मीन्स एनी प्रॉपर्टी और असेट्स एवरी डिस्क्रिप्शन where corporeal or incorporeal, movable or immovable, tangible or intangible, includes deeds and instruments evidencing title to or interest in such property or assets wherever located। तो यहाँ पे प्रॉपर्टी की बहुत बड़ी और वाइड डेफिनेशन दी गई है। यहाँ पे प्रॉपर्टी की जो डेफिनेशन है वो उसमें बता दिया गया कि कॉर्पोरियल और इनकॉर्पोरियल, इमूवेबल, मूवेबल दोनों प्रॉपर्टी, टेंजिबल, इंटेंजिबल दोनों प्रॉपर्टी, और साथ ही साथ इस प्रॉपर्टी के अंदर में डीड, इंस्ट्रूमेंट सब आता है। तो ये जो प्रॉपर्टी की एक वाइड डेफिनेशन दी गई है ये बहुत इंपॉर्टेंट है सेक्शन 2 क्लॉज वी के हिसाब से। अब उसके बाद आते हैं 2 क्लॉज वी ए में रियल एस्टेट एजेंट, जो कि सेक्शन 65 ऑफ क्लॉज 88 फाइनेंस एक्ट 1994 में डिफाइन किया गया है, वो रियल एस्टेट एजेंट कहलाएगा। अब इसके बाद बताया रिकॉर्ड्स। रिकॉर्ड्स क्या होंगे, तो जो रिकॉर्ड्स मेंटेन किया गया इन द फॉर्म ऑफ बुक स्टोर्ड इन कंप्यूटर और अदर फॉर्म एज में बी प्रिस्क्राइब्ड। ये हो गया रिकॉर्ड्स का डेफिनेशन। अब इसके बाद आते हैं 2x में शेड्यूल, जो कि शेड्यूल हो इस एक्ट का। उसके बाद 2y में शेड्यूल ऑफेंसेस। जैसे कि अभी हम बात कर रहे थे प्रॉपर्टी प्रोसीड्स ऑफ क्राइम की, तो उसमें शेड्यूल ऑफेंस के बारे में बताया। तो शेड्यूल ऑफेंस कौन से होंगे, जो कि पार्ट ए ऑफ शेड्यूल में दिया हुआ है, पार्ट बी में जो कि दिया हुआ है जिसकी वैल्यू ऑफ प्रॉपर्टी 1 करोड़ और मोर है, उससे 1 करोड़ से ज़्यादा की प्रॉपर्टी है पार्ट बी में। और वहीं पार्ट सी ऑफ शेड्यूल जो कि ऑफेंसेस स्पेसिफाइड इन पार्ट सी ऑफ शेड्यूल। तो जब हम शेड्यूल को देखेंगे तो उसमें कौन कौन से ऑफेंसेस और उनकी वैल्यू ऑफ प्रॉपर्टी कितनी कितनी है, तो वो भी हम वहाँ पर देखेंगे। अब 2Z जो है वो एक इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये स्पेशल कोर्ट की बात करता है। स्पेशल कोर्ट में एक कोर्ट ऑफ सेशन आता है जिसको डेजिग्नेट किया गया है एज ए स्पेशल कोर्ट, और इसको डिफाइन किया गया है, इसके बारे में बताया गया सेक्शन 43 क्लॉज 1 ऑफ दिस एक्ट। मतलब इस एक्ट के जो सेक्शन 43 क्लॉज 1 में स्पेशल कोर्ट के बारे में बताया गया जो कि एक कोर्ट ऑफ सेशन होगा। अब इसके बाद आते हैं हम इसमें ट्रांसफ़र के बारे में। ट्रांसफ़र क्या बोलता है, ZA में ट्रांसफर इंक्लूड्स सेल, परचेज, मॉर्टगेज, प्लेज, गिफ्ट, लोन एंड अदर फॉर्म ऑफ ट्रांसफर ऑफ राइट, टाइटल, पोजीशन और लियन। उसके बाद ZB में बता दिया गया वैल्यू। वैल्यू में आता है मीन्स फेयर मार्केट ऑफ वैल्यू ऑफ प्रॉपर्टी ऑन डेट ऑफ इट्स एक्विजिशन बाय एनी पर्सन, और इफ सच डेट इज नॉट कैन नॉट बी डिटरमाइन द डेट ऑन विच प्रॉपर्टी इज पोजेस्ड बाय सच पर्सन। तो यहाँ पे बता दिया गया जिस दिन उसको एक्विजिशन किया है, मतलब जिस दिन उसने लिया है, उसको एक्विजिशन किया है, वो दिन का उसका फेयर मार्केट वैल्यू निकाला जाएगा। या फिर अगर वो एक्विजिशन डेट नहीं मिल पा रहा है तो जिस दिन उसके पोजीशन में आया वो दिन का उसको वैल्यू देखा जाएगा अकॉर्डिंग टू मार्केट वैल्यू। तो ये हो गया सेक्शन 2 ऑफ प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट। आज का वीडियो हम यहीं तक रखते हैं। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। थैंक यू।